नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का आधुनिक भारत का ये पार्ट 12 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है आपने नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग को यहाँ से कवर करना है। ठीक है, इसमें हम लोग पॉइंट जो था आधुनिक भारत में इसको कवर करना था कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खेड़ा जिला था वहाँ पे कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था। दो तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो गुजरात का खेरा जिला है, ठीक है, खेरा जिला, तो वहाँ पे 1918 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या था, कर नहीं आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया। तो रोलेट एक्ट के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कब लागू किया गया था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी। क्या याद रखिएगा, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, तो ये जो रोलेट एक्ट था इसमें यह था कि जिस पे भी शक हो रहा है उसको उठा लो। ठीक है, उसको उठा के ना तो उस पर उसके लिए कोई अपील कर सकता था, ना कोई दलील, यानी कि ना कोई दलील पेश किया जा सकता था और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। तो ये मतलब समझ लीजिए कि एकदम एक तरफा नियम था कि जिस अंग्रेज जिसको चाहते थे कि हाँ जिस पे शक हुआ उठाओ इसको और लेके बंद कर दो। तो ये एक्ट काफ़ी मतलब खतरनाक था, जिसको लेके एक बहुत बड़ा मैस्केयर हुआ, यानी कि हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, दिया होगा जरूर इसमें पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया कि गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने क्या करवाया कि जब ये कानून निकला तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश भर में एक हड़ताल करवाया। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो डेट है याद रखिएगा कि कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलिया अमृतसर जो जगह है वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल, ठीक है, जो जो डॉक्टर सतपाल थे और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जो जनरल डायर था उसने क्या किया कि अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार अगर हम बात करें तो लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। ठीक है, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जो वहाँ के कांग्रेस समिति थे उसके अनुसार देखा गया तो एक मतलब बताया गया कि लगभग 1000 लोग मारा गया था, और जो सरकारी रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें मात्र 379 व्यक्ति के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो इसमें हुआ यह था कि जो मतलब डॉक्टर सतपाल थे और सैफुद्दीन किचलू, तो इनको क्या किया गया था, जो ये रोलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में एक जनसभा हो रहा था जलियांवाला बाग में। तो किसी ने जाके जनरल डायर को खबर कर दिया और इस पे जनरल डायर ने क्या किया कि आया और जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सब पे अंधाधुंध गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। उसमें एक ही गेट था, गेट को बंद करवा दिया और गोली चलवा दिया। कुछ लोग वहाँ पे कुआं था ऐसा कुछ लोग उसमें कूद गए और कुछ लोगों को गोली लग गया, जिसकी वजह से वो लोग मारे गए। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक है, तो ये जो हंसराज नामक एक इंडियन था उसने क्या किया था कि जनरल डायर का हेल्प किया था। इसने ही जनरल डायर को जाके ये सब चीज़ बताया था जिस वजह से इतना बड़ा मैस्केयर हुआ था। तो देखिए, हम स्टार्टिंग में भी आपको बोले थे, इसके पहले सेशन में बताया था एक बार कि जो हमारा देश गुलाम अंग्रेजों की वजह से नहीं हुआ था, उसमें 80% भारतीय भी कुछ थे जो नमक हराम थे, अपने देश में रह के उन लोगों को सब कुछ चुंगली करते थे, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारा देश ज़्यादा गुलाम हो गया। हम आपको ये एक एग्जांपल बताया कि कैसे कोई अगर मतलब जो भी उस उन लोगों के विरोध में कुछ काम होता था तो एकाएक तुरंत पकड़ा जाता था, क्योंकि कोई ना कोई खबर दे देता था उन लोगों को और वो लोग तुरंत पकड़ लेते थे। आगे अगर देखें तो दिया गया कि शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो जो शंकरन नायर थे वो क्या थे, मतलब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे। तो जैसे ही उनको पता चला कि हमारे देश में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया तो इस चीज़ से वो नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, सीधे इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने जो उनको जो कैसर हिंद की उपाधि मिला था, ठीक है,
तो उसका भी उपाधि उन्होंने क्या किया, लौटा दिया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, तो ये जो 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं नाम, जिससे कि महात्मा गांधी हो गए जिन्हें कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, और एक थे जमनालाल बजाज जिनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको सर का, ठीक है, उनको सर का उपाधि मिला था। तो तीनों ने क्या किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाखुश होकर, नाराज होकर ये जो उपाधि मिला था उसे लौटा दिया इन्होंने। मतलब हमें चाहिए ही नहीं यार, आप हमारे देश के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, उसे लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने क्या किया कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है, तो लॉर्ड हंटर था जो जिसकी अध्यक्षता में क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, ठीक है, जैसे कि सर चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, ये 3 लोग थे भारतीय और 5 अंग्रेज थे। तो इसमें सदस्य कितने थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्य में सर चीमन लाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 लोग भारतीय थे। बाकी जो 5 थे वो कौन थे, तो अंग्रेज थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ठीक है, तो जो कांग्रेस था उसने क्या किया कि इसको जांच के लिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के जो नेतृत्व में उन्होंने क्या किया कि एक आयोग नियुक्त किया, और इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। जलियांवाला बाग कभी जो था वो कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो ये जो बाग था पूछा जाता है कि ये किसका था, तो एक जली नामक व्यक्ति था जिसका वो संपत्ति था, उसका वो अपना जगह था, जमीन था। खिलाफत आंदोलन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का जो मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में भी बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है, तो ये क्या था, क्यों हुआ था। तो इसमें हुआ यह था कि जो भारतीय मुसलमान का जो मित्र राष्ट्रों का विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन था उसके खिलाफ, टर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, तो खिलाफत एक आंदोलन था। आगे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को क्या हुआ कि पूरे देश में एक दिवस मनाया गया, खिलाफत दिवस। ठीक है, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो एक क्या हुआ कि हिंदू थे और जो मुसलमान, उनका मतलब मिला के पूरा संयुक्त रूप से एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और वो कॉन्फ्रेंस हुआ कब, तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ, और जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो उनके अध्यक्षता में ही ये एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट दिया गया है कि रॉलेक्ट एक्ट जो था, ठीक है, जो रॉलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में जो रॉलेक्ट एक्ट हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और खिलाफत आंदोलन हुआ, तो उसके उत्तर में, ठीक है, उसके जवाब में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन आंदोलन। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। और ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी पुष्टि कब की गई, तो इसकी पुष्टि की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसने किया, कब किया, तो नागपुर का अधिवेशन हुआ 1920 में दिसंबर में, उसमें उन्होंने इसकी पुष्टि किया। मोहम्मद अली के सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो जो मोहम्मद अली थे उनको सबसे पहले ये जो असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसमें सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोहम्मद अली थे। ठीक है, जो मोहम्मद अली थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो इसमें गिरफ्तार हुए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि मोहम्मद अली जीना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो जो मोहम्मद अली जीना थे, एनी बेसेंट थे तथा बिपिन चंद्रपाल, तो कांग्रेस ने जो ये असहयोग आंदोलन चलाए ये लोग इससे सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये जो भी लोग का नाम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही मतलब उनको ये इनसे असहमति जताया और उन लोगों ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के विरोध में वो चले गए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया कि ये सब बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है। वो लोग सीधे मतलब असहमत है उस चीज़ से। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नाम दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, जिनको हम लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। तो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनका अगर जन्म स्थान की बात करें
तो झाबुआ जो जिला है, वर्तमान में जो जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश, वहीं के भावरा जगह पे इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता का नाम था जगरानी देवी। और इनका जो शहीद स्थल है जहाँ पे ये शहीद हुए थे तो वो था अल्फार्ड पार्क। ठीक है, तो शहीद स्थल क्या था कि अल्फार्ड पार्क, जो कि पार्क इलाहाबाद में है, वहीं पे ये शहीद हुए थे। और शहीद तिथि क्या था तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को ये शहीद हो गए थे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ठीक है, एक डेट दिया गया है। डेट क्या है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इस दिन क्या हुआ था कि संबंधित संगठन, नहीं यहाँ पे तो संबंधित संगठन यहाँ पे दिया गया, इन ये नौजवान सभा से ये संबंधित थे। ठीक है, तो जो संगठन था जो इनके बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में दिया गया, तो ये इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में एक कांड हो गया जिसका नाम था चौड़ी चौरा। ठीक है, चौड़ी चौरा जिसका नाम था, तो कृति किसान पार्टी, ठीक है, हिंदुस्तान नामक स्थान पर, कृति किसान पार्टी हिंदुस्तान नामक स्थान पर असहयोग सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर क्या किया कि एक थाने में आग लगा दी। थाने में क्या किया उन्होंने? आग लगा दिया, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो ये जो मतलब आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया था, क्रोध में आके एक थाने में ही आग लगा दिया। गोरखपुर जिले के पास में एक जगह था, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसमें एक थानेदार था और 21 सिपाही, उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना से दुखित होकर जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया कि 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि इसको रोक दिया। क्योंकि वो कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं किए, कभी भी चाहते थे जो भी बात बने वो प्रेम भाव से निकले, अहिंसा के रास्ते पे। वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा वो चाहते ही नहीं थे। और यहाँ पे क्या हो गया था? हिंसा हो गया था, क्योंकि थाने को जला दिया गया था जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो जिससे गांधी जी को बहुत ज़्यादा मतलब वो चोट पहुंचा दिल पे। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। तो 22 में पकड़ा गया, लेकिन क्या हुआ कि 24 में छोड़ दिया गया 2 साल बाद। सजा 6 साल का था, लेकिन उनको कुछ हेल्थ इश्यू हो गया जिस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इधर भी कुछ पॉइंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है, एक मिनट और ओके, चलिए देखते हैं। तो दिया क्या गया है कि 1922 ईस्वी, ठीक है, जो 1922 ईस्वी था, मेवाड़ जो था वहाँ पे भील आंदोलन का नेता जो था मोतीलाल तेजावत था। तो 1922 ईस्वी में एक मेवाड़ भील आंदोलन हुआ जिसका नेता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत था, नाम याद रखिएगा। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन जो दास थे एवं मोतीलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो स्वराज पार्टी था उसकी स्थापना कब और किसने किया था? तो स्वराज पार्टी के बारे में आपको याद रखना है कि 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, सी आर दास, उनको सी आर दास के नाम से भी जाना जाता है, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर जो कांग्रेस के अंतर्गत इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी हुआ था उसके अध्यक्ष चुने गए। तो जो महात्मा गांधी थे जो कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने, कब बने? तो जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ 1924 ईस्वी में, उसी टाइम। इसको भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत मतलब हम बचपन में ही ये याद रखे थे, जो पतला वाला जी के आता था ना उसमें ये देता था। आगे दिया गया है कि सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पे एक नाम देखने को मिल रहा है, नाम क्या है? सचिंद्र सन्याल। तो इन्होंने क्या किया था? 1924 ईस्वी में कानपुर में एक एसोसिएशन की स्थापना किया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित जो फिरोजशाह कोटला है वहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की।
तो सचिंद्र जो सन्याल थे, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया था और 1924 में किया था और कानपुर में किया था। लेकिन जो भगत सिंह थे वो 4 साल बाद यानी कि 1928 में किए थे और दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है वहाँ पे किए थे, और जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, एसोसिएशन। तो इसमें एक सोशलिस्ट एक्स्ट्रा है, वो याद रखिएगा। बहुत बार इसमें लोग कंफ्यूज भी होकर गलत आंसर टिक कर देंगे, तो इस तरह से आपको बचना है इस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे अगर देखें तो दिया गया है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। तो एक नाम आपको कभी ना कभी सुने होंगे, इतिहास अगर आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री, तो उसमें काकोरी कांड सुने होंगे, ठीक है। तो काकोरी कांड में हुआ यह था कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 आदमी ने मिलकर क्या क्या किया था कि सहारनपुर से जो ट्रेन लखनऊ की ओर जा रही थी उसमें 8 जो डाउन ट्रेन था, तो रेलवे विभाग का उसमें खजाना था और उसको क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। कहाँ पे, तो काकोरी नामक जो जगह था वहाँ पे लूट लिया गया और उसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी जो खजाना था लूटने का विचार किसके मन में आया था, तो राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उनका ये विचार था, उनका आइडिया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और जो अशफाक उल्ला खां, ठीक, अशफाक उल्ला खां, इनको क्या किया गया कि दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। तो यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं जिसमें किन का नाम था, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिरी हो गए, रोशन सिंह हो गए और अशफाक उल्ला खां थे। इन लोगों को 1927 में दिसंबर में क्या किया गया, फांसी की सजा दे दी गई। और जो सचिंद्र सन्याल थे इनको आजीवन यानी कि लाइफ टाइम इनको क्या कर दिया गया, कारावास में रख दिया गया, ठीक है। मंथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। उसके बाद जो एक और नाम यहाँ पे देख रहे हैं मनमथ, ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त, तो उनको 14 साल को कैद के लिए कैद कर लिया गया। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ठीक है, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और फांसी पर लटक गए। तो ये राम प्रसाद जो बिस्मिल थे इन्होंने एक स्टेटमेंट दे के फांसी पर लटका, जो क्या था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये सारे पॉइंट धीरे धीरे ही याद होगा, एक बार में होगा नहीं, तो कोशिश करिएगा इसके बाद भी कभी जब भी मौका मिले 1.5x पर इस वीडियो को देखिएगा, रिपीट करिएगा, तब जाके चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगा। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। तो ऐसा मतलब माना जाता है कि जो अशफाक उल्ला खां थे वो हमारे देश के, भारत के पहले ऐसे मुसलमान क्रांतिकारी थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। तो जो स्त्री थी वो चाहती थी कि हमें हमारा अधिकार मिले और उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। उसी उद्देश्य से इन्होंने 1926 ईस्वी में एक संघ का स्थापना किया जिसका नाम था अखिल भारतीय महिला संघ, और इन्होंने आंदोलन भी किया। साइमन कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो जो साइमन कमीशन है उसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय को चोट लग गया और वो घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुआ था, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका ही ये लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज कर लिया और जिस वजह से लाला लाजपत राय को चोट लग गया और उनको चोट लगा और जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था न करने वाले 2 दल थे, ठीक है। एक तो था जस्टिस पार्टी और दूसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो 2 जो पार्टी थे, एक तो जस्टिस पार्टी और दूसरा जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था, इन दोनों ने क्या किया था, इसका बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। ये बहिष्कार नहीं किए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 27 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। तो भगत सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया कि जो पंजाब के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर का जो तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन था जिसका नाम था सैंडर्स, उसको गोली मार दिया गया। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था
में खाली बेंचों पर बम फेंका। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास जो हुआ उसके विरोध में इन्होंने क्या किया कि जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया कि इस कोई विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो दिल्ली का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके खाली बेंचों पर बम फेंका। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। ठीक है, और उन्होंने पर्चा भी लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका मकसद ये था कि हम लोग खाली बेंच पे इसलिए बम फेंके क्योंकि हमारा मकसद नहीं था किसी का जान लेना, हमारा मेन मकसद था कि जो हमारा आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचे, इस वजह से इन्होंने बम फेंका था। उसके बाद हुआ ये कि भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे, बम फेंकने के समय असेंबली अध्यक्ष कौन था, तो विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। तो उसके असेंबली का अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल सदारत वही कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के जो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया था, जो उनका लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का जो अपना लक्ष्य को घोषित किए थे। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रावी नदी के तट पर उन्होंने क्या किया, नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो लोग पूछते हैं कि मतलब क्यों 26 जनवरी को ही वो गणतंत्र लागू हुआ था, तो रीज़न यही था। ठीक है, तो रीज़न यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर, ठीक है, 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 22 दिनों और बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा की। ठीक है, तो क्या हुआ कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो गांधी जी थे वो और उनके साथ 79 यानी कि 79 जो समर्थक थे वो साबरमती जो उनका आश्रम स्थित था वहाँ से लगभग 322 किलोमीटर दूर जो दांडी जगह था वहाँ के लिए चलना शुरू किए। और लगभग 24 दिन कंटिन्यू चले। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो दांडी पहुँचे, पैदल ही चले थे। ठीक है, और जब जो चलना शुरू किए तो उनके पीछे बहुत सारे लोग आने लगे। और गांधी जी ने वहाँ पे जो नमक का कानून था उसको उन्होंने तोड़ा और उसी समय उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस चीज़ को देख के सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह की तुलना जो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा था उससे इन्होंने कंपेयर किया। और 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, तो गांधी और इरविन का एक पैक्ट हुआ, कब हुआ, 4 मार्च 1931 ईस्वी को। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया यानी कि रोक दिया। और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गांधी इरविन पैक्ट है उससे दूसरा नाम दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।